हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं पेपर 4 का यूनिट 2 और उसमें हम ले रहे हैं फर्स्ट चैप्टर 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स। 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स यानी केवल 3 उस रिंग में 3 एटम्स हैं और जिसमें से एक जो है वो हेट्रो एटम है और 2 कार्बन हैं। वो हेट्रो एटम नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो हम इन्हीं 3 तरह के 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स को स्टडी करेंगे। इसका पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, तो आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें और फिर वीडियो देखें। पहले लेते हैं हम जहाँ हेट्रो एटम नाइट्रोजन है। तो 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल जिसमें नाइट्रोजन एज हेट्रो एटम प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में एजिरिडीन, क्योंकि ये फुली सैचुरेटेड है, और रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में हम इसे कहेंगे एजा साइक्लोप्रोपेन। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है एजिरिडीन का, 2 कार्बन 1 नाइट्रोजन। सब्स्टिट्यूशन हो सकता है तीनों ही पोजीशंस पर। तो ये सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है एजिरिडीन, और ये एक्ट करता है एज एंटीबायोटिक एंड एंटी कैंसर एजेंट, क्योंकि ये एल्काइलेशन के काम आता है। ये एल्काइलेट कर देता है कंपाउंड्स को, और खुद जो है इसमें रिंग ओपनिंग रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो इस कारण जो है ये एल्काइलेट करके और कैंसर और बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। जहाँ तक इसकी सिंथेसिस की बात है, 2 मेथड्स हैं इसके मेन सिंथेटिक मेथड, जिस मेथड से हम इनको बना सकते हैं। पहला तो है इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन, मतलब वो मेथड्स जिनमें कंपाउंड के अंदर ही, मॉलिक्यूल के अंदर ही 2 एंड जो हैं वो जुड़ते हैं, रिंग क्लोजर होता है और साइक्लाइजेशन होकर और 3 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड जो है वो बन जाता है। दूसरा मेथड जो है वो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है तो इसमें साइक्लो एडिशन में क्या होगा कि एक तो होगा 2 एटम 2 कार्बन वाला पार्ट, जनरली एल्कीन लेते हैं, और तीसरा एटम जो जुड़ता है वो होता है कोई हेट्रो एटम, जैसे हम जनरली नाइट्रीन लेते हैं, इसमें 1 एटम वाला। तो 2 + 1 होता है इसमें, तो वो 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल बनाएगा। तो पहले जो हम सिंथेटिक मेथड ले रहे हैं वो है बाय इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। तो इस मेथड में जो रिंग क्लोजर है वो आसानी से होगा या मुश्किल से होगा या नहीं होगा, ये सब डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर। एक तो है रिंग स्ट्रेन और दूसरा चेन लेंथ। रिंग स्ट्रेन यानी जो रिंग क्लोजर के बाद जो रिंग बनेगी उसमें कितना स्ट्रेन है। आपको मालूम है कि जब भी एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से डेविएट करता है तो वो रिंग जो है वो थोड़ा स्ट्रेन में रहती है। ओपन चेन में तो टेट्राहेड्रल एंगल रहता है, लेकिन जब भी रिंग फॉर्मेशन होता है तो एंगल जो है वो थोड़ा डेविएट हो जाता है। जैसे 3 मेंबर्ड रिंग में जो है, क्योंकि केवल एक ट्रायंगल है और केवल 3 एटम है, तो लगभग 60 के आसपास जो ये एंगल है वो बॉन्ड एंगल जो है वो हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है टेट्राहेड्रल एंगल से। तो 3 मेंबर्ड रिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रेन में रहती है। और आप ये भी जानते हैं कि जितना ज़्यादा कंपाउंड स्ट्रेन्ड होगा उतना वो मुश्किल से बनेगा, क्योंकि हर सिस्टम को, हर कंपाउंड को स्टेबिलिटी चाहिए। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा उतना उसका जो सिंथेसिस है उसकी उतनी ही मुश्किल होगी। तो 3 मेंबर रिंग जो है वो जनरली उसमें स्ट्रेन जो है वो हाई रहता है। लेकिन दूसरा जो फैक्टर है चेन लेंथ, चेन लेंथ जैसे जैसे चेन की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे
उसके जो दोनों एंड्स हैं उनके पास आने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। और जब तक वो दो एंड पास नहीं आएंगे साइक्लाइजेशन हो नहीं सकता है। तो इसलिए जैसे जैसे चेन की लेंथ बढ़ती है, यानी जैसे जैसे रिंग के मेंबर बढ़ते हैं, वैसे वैसे साइक्लाइजेशन की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। तो जहाँ तक 3 मेंबर्ड रिंग की बात है, तो रिंग स्ट्रेन हालांकि इसमें ज़्यादा है, लेकिन जो चेन है क्योंकि वो छोटी होगी, 3 मेंबर्ड चेन होगी, तो उसके दोनों एंड्स के पास आने की प्रोबेबिलिटी राइट कन्फर्मेशन में वो ज़्यादा है। तो रिंग क्लोजर के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो होता ये है कि इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो ये कि 3 मेंबर रिंग आसानी से बन जाती हैं। हाँ, स्टेबिलिटी के लिए ये है कि कई बार पेरेंट कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा तो उसके डेरिवेटिव्स जो हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, वो उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है साइक्लाइजेशन इनका, क्योंकि छोटी चेन होती है और उसके दोनों एंड्स आसानी से एक दूसरे के पास रिंग क्लोजर के लिए आ सकते हैं। तो इस तरह के जो है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन में देखते हैं। जैसे पहला है गैब्रियल मेथड। गैब्रियल मेथड में आप देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ SN2 टाइप का रिएक्शन है इसमें। हेलोजन जो है वो यहाँ पर आप देखें कि हेलोजन जो है वो अमीनो ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है। जिस तरह से हम एल्काइल हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म करते हैं, उसी तरह का ये रिएक्शन है। और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, जैसे आपने पहले पढ़ा है SN2 में इन्वर्जन होता है कन्फिग्रेशन का। तो उस कार्बन का जिस पर लीविंग ग्रुप है उसका इन्वर्जन होगा। ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं। 80% ऑप्टिकली एक्टिव है पहला कंपाउंड। लेकिन ये जो मेथड है ये 2,2,3,3 टेट्रा एल्काइल एजिरिडीन के लिए फेल हो जाता है। तो अगर इस तरह का हमको एजिरिडीन बनाना है तो उसके लिए दूसरा मेथड है, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ हम वो मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड है हेस्नर मेथड। हेस्नर मेथड में आइसोसाइनेट का एडिशन होता है। यहाँ आप देख रहे हैं एल्कीन में हम ऐड करते हैं आयोडो आइसोसाइनेट, और इसमें इंटरमीडिएट आयोडोनियम आयन बन रहा है, यहाँ देखिए। और उसके बाद आइसोसाइनेट का जो है वो अटैक है, और फाइनली हमको मिल रहा है एजिरिडीन। तो कई स्टेप्स का रिएक्शन है ये, किस तरह से हो रहा है यहाँ पर हमने ये डिटेल में इसको दिखाया हुआ है। और लास्ट में आयोडाइड जो है वो लीव कर रहा है, और यहाँ भी इंट्रामोलिक्यूलर एक तरह से जहाँ लोन पेयर है नाइट्रोजन पर और वो अटैक कर रहे हैं और आयोडाइड जो है वो निकल रहा है, तो ये भी काफ़ी कुछ SN2 टाइप का मैकेनिज्म हो जाता है। दूसरा जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीरेन से हम इसको बना सकते हैं। तो ऑक्सीरेन से केवल ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेस हो रही है नाइट्रोजन से। इस मेथड के लिए ज़रूरी है कि कोई पानी, कोई सॉल्वेंट इसमें यूज़ नहीं होता है। ड्राई कंडीशंस में, फ्यूज्ड कंडीशन में ये हम यूज़ करते हैं। एक और इसी तरह का मेथड है वेंकर मेथड, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो अटैक कर रहा है कार्बन पर, और सल्फोनिल ग्रुप जो है वो एज लीविंग ग्रुप एक्ट कर रहा है। तो ये भी काफ़ी कुछ SN2 टाइप का रिएक्शन है। इसके बाद है हॉश कैम्पेल मेथड। यहाँ पर हम एक कीटोएंजाइम और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में लेते हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि हर स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो यूज़ हो रहा है। ये लाइट से भी हम इसको बना सकते हैं, उसके लिए भी ये मेथड दिया हुआ है। माइकल एडिशन से डाइफिनाइल सल्फिमाइड हम यूज़ कर रहे हैं, और ये रिएक्शन भी स्टीरियो स्पेसिफिक है। और ख़ास बात इस रिएक्शन की ये है
कि जो सल्फेनिमाइन हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो कायरल है तो हम जो एजिरिडीन बनाएंगे वो भी कायरल होगा। तो ये इसकी एक ख़ास बात कि अगर हमें कायरल एजिरिडीन चाहिए तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कायरल सल्फेनिमीन यूज़ करके। तो ये तो थे जहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन हो रहा है। दूसरा मेथड जैसे हमने कहा कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, जहाँ पर 2 एटम वाला एक ग्रुप जुड़ रहा है एक एटम से, तो उसमें आता है नाइट्रीन इंसर्शन मेथड। तो यहाँ आप देखिए कि सिंगलेट नाइट्रीन जो है वो सिस एल्कीन से जुड़ रही है, ये भी स्टीरियोस्पेसिफिक एडिशन है। अगर नाइट्रोजन सिंगलेट स्टेट में होती है तो हमें स्टीरियोस्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि अगर ये रिएक्शन यानी ये जो नाइट्रीन है अगर हम इसको गर्म करके या फोटोकेमिकली बनाते हैं तो जो एजिरिडीन बनती है वो उसकी यील्ड बहुत कम आती है, क्योंकि बहुत सारे दूसरी तरह के साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे हमने यहाँ नीचे एग्जांपल लिया है कि हमने नाइट्रीन जो है वो बनाई, लेकिन उसके बाद जो एल्कीन हमने यूज़ की ये उसके साथ मिलकर बहुत तरह के दूसरे प्रोडक्ट बना देता है। तो इकोनॉमिकल नहीं है ये मेथड अगर हम इस तरह से बनाते हैं। लेकिन इसकी यील्ड बढ़ाई जा सकती है अगर एजाइड का हम रिएक्शन पहले एल्कीन के साथ करा दें। एजाइड से डायरेक्ट नाइट्रीन बनाने की बजाय पहले हम एजाइड का रिएक्शन एल्कीन से कराएं और फिर उसके बाद नाइट्रीन बनाएं, तो यील्ड जो है वो उसकी बढ़ जाती है। जैसे हमने यहाँ दिखाया है एजाइड का रिएक्शन एल्कीन के साथ, तो एक ट्राइजोल इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर इसकी फोटोलिसिस हो रही है और नाइट्रोजन निकल रही है और नाइट्रीन बन रहा है, एजिडिन बन रहा है। तो इसका मैकेनिज्म जो है वो यहाँ दिखाया हुआ है। एजाइड जो है वो जुड़ रहा है डायरेक्टली एल्कीन के साथ बाय 1,3 डाइपोलर एडिशन रिएक्शन, और एक मिल रहा है हमको 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और ये नाइट्रोजन लूज करता है और एजिरिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से भी इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।